हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वन शॉर्ट वीडियो हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, और जो कि चैप्टर नंबर 2 है, बिजनेस स्टडीज़। आज हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको हम इस वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ लाइव फ्रॉम 26 जनवरी 2026। डे होगा मंडे, शाम को 8 बजे हम डेली लाइव आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली अगर आप क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं बात करूंगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की, जिसको हम कवर करने वाले हैं वन शॉट वीडियो में। तो एक्चुअली सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे नॉर्मल इन्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मल इन्वायरमेंट क्या होता है, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारे सराउंडिंग क्या क्या है। यहाँ पर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है बिजनेस के सराउंडिंग इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से हैं जो हमको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस से तो हम निपट लेंगे क्योंकि वो इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला है। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो होते हैं उनसे निपटना बहुत ज़रूरी होता है, या उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बस उनके अकॉर्डिंगली हमको एक्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। इंटरनल तो बहुत कम है, एक्सटर्नल को मेनली हम स्टडी करने वाले हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम मीनिंग की बात करें तो मीन्स द एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ पे स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है, एक्सटर्नल फोर्सेस। क्यों एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि इंटरनल से तो हमारा मामला है भाई। आपके घर में अगर वेंटिलेशन नहीं है तो आपकी प्रॉब्लम है ना, आप लगवाइए। लेकिन अगर बगल वाला कुछ जला दे और उसका धुआं आपके घर में आ रहा है तो वो उससे कैसे निपटना है, लड़ना है, समझाना है, क्या करना है, वो आपका मैटर है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। ठीक है, जो हमारे बिजनेस डिसीजन को, यहाँ पर हम बिजनेस की बात करेंगे। तो भाई बिजनेस, अगर हमारा ये बिजनेस है तो इसके इंटरनल मामला हमारा है, हमें कौन कौन सी चीजें बाहर से अफेक्ट कर रही हैं उन चीजों को देखना है, उनसे कैसे निपटना है। तो डिसीजंस कैसे लेने हैं, अब इसमें हम स्टडी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं और आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन इनके अकॉर्डिंगली हमको एक्ट करना है। तो किस तरीके से हम एक्ट करेंगे ये सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा जाता है तो सबसे पहले हम बात करें तो रिलायबिलिटी, रिलेटिविटी, सॉरी रिलेटिविटी, किससे रिलेट कर रहे हो आप, एक्सटर्नल फोर्सेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एलिमेंट्स ऑफ द इंटर रिलेटेडनेस एंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। उल्टा ये स्पेलिंग थोड़ा इधर आ गया, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे फीचर्स हैं, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे इसमें। तो सबसे पहले है रिलेटिविटी, किससे रिलेट करता है, डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। आपने देखा होगा भैया, अगर हम एमपी में हैं तो एमपी में मोहन यादव जी की सरकार है। अगर आप थोड़ा सा, अगर आप किसी दूसरे स्टेट में चले जाइए, लाइक वेस्ट बंगाल जहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है। तो रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, अलग अलग जगह की कंडीशन अलग अलग होती है। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशंस की जैसे बात की जा रही है, इन द गुजरात डिफरेंट फ्रॉम द कश्मीर। ठीक है, कश्मीर में अमर अब्दुल्ला की सरकार है और पीडीपी आई थिंक जो भी सरकार है वहाँ पे, और गुजरात में बीजेपी की सरकार है। तो गुजरात स्टेट इज कंसिडर्ड बेस्ट स्टेट फॉर द बिजनेस। आपने सुना भी होगा कि इंडिया में सबसे अच्छा अगर बिजनेस करने के लिए कोई जगह है तो गुजरात है। ठीक है, तो बिजनेस टाइकून्स वहीं मिलेंगे आपको, सारे बड़े बड़े बिजनेस वहाँ पे मिलेंगे। डिमांड्स फॉर द वुलन हाई इन द नॉर्थ इंडिया एंड नॉट इन द साउथ इंडिया। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर वुलन कपड़े बिकेंगे, ना कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। साउथ इंडिया में तो वुलन कपड़े क्या ही खरीदेंगे लोग, ना के बराबर। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर अगर नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो पूरा ठंडा है, तो वहाँ पर वुल्स। तो डिपेंड, रिलेटेडनेस का मतलब यहाँ पर है किस चीज़ को हम रिलेटिविटी में हम क्या देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ की वजह से इफेक्ट होती है। भाई ठंड की वजह से वुलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पर अगर बिजनेस करना है आपको तो आप गुजरात जाना पसंद करोगे रादर देन वेस्ट बंगाल। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज की बात करें तो सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल थिंग्स external to the business firms and aggregating to the nature brings both threats and opportunities। दोनों चीजें लेकर आती हैं। जैसे थ्रेट की बात करें तो डिमांड फॉर स्कूटर फॉर इज फॉलिंग। अब खैर जमाना दोबारा आ गया, ये पुराना एग्जाम्पल है। तो स्कूटर की डिमांड कम हो गई, अपॉर्चुनिटी क्या है, तो डिमांड फॉर बाइकर्स इंक्रीजिंग। ठीक है, अब आपने देखा होगा स्पोर्ट्स बाइक वगैरह की डिमांड ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू छोटे मोटे स्कूटर्स। ठीक है, जबकि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, लेकिन देखो अब डे बाई डे नई नई बाइक आ रही है। ठीक है, रॉयल एनफील्ड 350 सेगमेंट में सबसे ज्यादा बाइक बनाने वाली कंपनी है, लेकिन अब उसको बीट करने के लिए हर कंपनी उतर रही है इस सेगमेंट में। भाई होंडा भी आ रही है, हीरो भी आ रही है,
ठीक है, टीवीएस भी आ रही है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि यार ये छोटी छोटी व्हीकल्स में ना नाम नहीं हो रहा हमारा, हमको लोग ना लल्लू पंजू समझ रहे हैं, हमको भी कुछ बड़ा करके दिखाना पड़ेगा। दैट्स वाई स्कूटर की डिमांड कम हो गई और इनकी डिमांड ज़्यादा हो गई। हर यंग बंदा, हर जेंजी या टीनेजर, ठीक है, जैसे उसके सपने यही होते हैं बड़ी गाड़ी दौड़ाने के। ठीक है, बोलक बात है कि सबसे ज़्यादा बुरे एक्सीडेंट भी नहीं से होते हैं। ठीक है, तो बजाज ऑटो हैज़ स्टॉप द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्कूटर्स एंड कंसंट्रेटिंग ऑन द मोटरसाइकिल्स। ठीक है, बोलक बात है, अब दोबारा से ईवी का जमाना आ गया तो बजाज दोबारा से कंसंट्रेट कर रहा है। एक जमाने में जो चेतक हुआ करता था वो उसने स्टॉप किया था, और ये बजाज की जो अलग अलग गाड़ियां तुमको देखने को मिलती है, CT 100, डिस्कवर, पल्सर, ये सब लेकर आए। ठीक है, अब वो अलग बात है कि ईवी का जमाना आ गया फिर से स्कूटर की तरफ। बजाज चेतक जो है ईवी लॉन्च कर दिया। मैं उसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, है ना, बस बता रहा हूँ कि उसने स्कूटर एक जमाने में बंद करके बाइक की तरफ बढ़ा था। अब जमाना कहते हैं ना एक लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद अब दोबारा से ट्रेंड रिपीट होता है। आजकल स्कूटर पे फिर से दुनिया आ गई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रैफिक में स्कूटर ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी होती है, समय के हिसाब से चलना होता है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स देखने होंगे कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। डायनेमिक नेचर होता है, कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू द टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। भाई आपने देखा होगा 2G, 3G, ठीक है, 4G, आप तो सारे के सारे 5G के ज़माने के बंदे हो, 4G और 5G, ठीक है, जेन जी। ठीक है, तो ये जो जी है ये सब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है। एक ज़माना 1G का भी होगा, ठीक है, वहाँ से शुरुआत हुई। शुरुआत में 2G में इंटरनेट ढंग का चलता ही नहीं था, फिर 3G आया, थोड़ा ढंग का चला, 4G में बहुत तेज चला, जियो ने 4G लेकर आया इंडिया में, फिर 5G। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है, डायनेमिक नेचर, यानी हमें समय के हिसाब से बदलना होता है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, यूज ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम। आजकल आपने देखा होगा, एक जमाना था कि हम ऑरकुट चलाया करते थे, ठीक है, 2010 तक मैंने ऑरकुट चलाया, फिर ऑरकुट बंद ही हो गया, फिर हम फेसबुक पर आए, फेसबुक से पूरी की पूरी जेंजी शिफ्ट हो गया इंस्टाग्राम पर। और अभी नेपाल में जो एक हड़कम मचाया था जेंजीज ने, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद ही तो किया था, इसीलिए तो हड़कम मचा डाला था। तो ये सब चीज़ें, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, जैसे एयरटेल के बाद बड़ा कॉम्पिटिटर आया था एयरटेल का वोडाफोन, और इन दोनों का बाप आ गया मार्केट में, अब क्या, जियो। ठीक है, तो भाई कंपटीशन बढ़ता है, इसकी वजह से आपको अपने प्रोडक्ट, अपने टेक्नोलॉजी, मतलब सोचो इन दोनों को अपडेट करना पड़ा अपने सिस्टम को बिकॉज ऑफ जियो। अब जियो की हालत खराब है भाई साहब, स्टारलिंक आ रहा है इंडिया में, ठीक है, एलन मस्क की एंट्री होने वाली है, उसकी वजह से किसकी हालत खराब है? अब इन सब की हालत खराब है, ठीक है, जितने भी है ना, BI यानी वोडाफोन आइडिया, BSNL तो बेचारा पहले से चुप बैठा हुआ है, इनका तो बोलती बंद है, ठीक है, एयरटेल, BSNL, वोडाफोन आइडिया, ये 3 प्लेयर थे, जियो। अब इन सब की हालत खराब करने आ रहे हैं मस्क साहब की जो स्टारलिंक कंपनी आई थी, ठीक है, स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड कॉलिंग देगा और पता नहीं क्या क्या, इनको टावर लगाने पड़े थे, उनको तो टावर ही नहीं लगाने पड़े, ऊपर सैटेलाइट छोड़ देंगे, वहीं से नेटवर्क मिलता रहेगा। फिर जो भी उनकी टेक्नोलॉजी हो, बहुत एडवांस होने वाली है, बहुत, मतलब इन सब की हालत खराब है। वो अलग बात है कि जियो खुद उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा उसको, डायनामिक नेचर की वजह से। जो टेक्नोलॉजी एलन मस्क लेकर आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी को इंडिया में जियो सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाला है। अब कब तक करेगा आई डोंट नो। अनसर्टेनिटी की बात करें तो भाई कुछ भी सर्टेन नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये बिजनेस चल जाएगा लेकिन नहीं चलता, कई बार ऐसा लगता है नहीं चलेगा लेकिन चल जाएगा। इतने सारे IPOs आ रहे थे मार्केट में, सब लोगों को ये लगता था कि IPO बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो रहे हैं, ओवर प्राइस हो रहे हैं, जिस प्राइस पे वो लिस्ट होते हैं उससे नीचे ही गिरते थे। अचानक से मीशो आ गया, अचानक से मीशो की एंट्री हुई और पता चल रहा है कि वो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, उसने 50% तक रिटर्न दे दिया। तो कई बार ऐसा अनसर्टन रहता है सब कुछ, सब लोग ये सोचने लगते हैं अचानक से कुछ अलग हो जाता है। तो डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, हमको नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है, फ्यूचर्स हैपनिंग्स प्रैक्टिकली व्हेन एनवायरमेंट चेंजेस, ठीक है, जब एनवायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा होता है, चीज़ें बदल रही होती हैं, तब आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते भाई। कोविड की पहली वेव आई, दूसरी भी आ गई, तीसरी के भरोसे बैठे थे कुछ लोग, तो कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे, सर तीसरी वेव आएगी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, वो बोलते हैं सर वो कितने लकी लोग थे, 2020 में एग्जाम ही नहीं देना पड़ा, पास हो गए। बेटा वो लकी नहीं थे, आज वो लोग जॉब के लिए दर बदर घूम रहे हैं, 5 साल हुए उनको पास हुए, उनको जॉब नहीं मिल रही है ठीक से। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको जॉब मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल नहीं होता, परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट में हो भी सकता है, लेकिन गवर्नमेंट में भी जितनी भी अच्छी जॉब्स हैं उन सबके लिए एग्जाम्स होता ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आपका एक एक हार्डवर्क काउंट हो रहा है, ठीक है, आपकी एक एक मेहनत काउंट हो रही है, और आपको ऐसा लगता है ना कि वो कोविड वाले बच्चे अच्छे थे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो, आप बहुत गलत सोच रहे हो। मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है, मेहनत से ही मंजिल मिलेगी, सीधी बात है। ऐसे ना ये सोचने से नहीं मिल जाएगा सर हमारा सिलेबस हमारे टाइम पे बढ़ा दिया, हमारे टाइम पे ये होना था, हमारे टाइम पे वो होना था, ये सब बेकार बात है, इन बातों में कोई दम नहीं है। कुछ भी हो रहा है, बस एक चीज़ याद रखना, मेहनती इंसान के लिए कुछ भी
गलत नहीं होगा। जितना चीज़ों को टफ करना है कर दो, मेहनती इंसान सबसे निकल जाएगा। ठीक है भाई, सिलेबस कम हुआ था तो सिलेबस बढ़ा भी सकते हैं। अभी आपने देखा 30% सिलेबस जब से कम हुआ है वो बढ़ा ही नहीं आज तक। तो किसी दिन तो बढ़ेगा। अब जिस दिन बढ़ेगा उस दिन वो रोने लगेंगे, कोई जाके बहुत ज्यादा रोने लगेगा, कोई कंप्लेंट कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब सिलेबस नहीं बढ़ाना चाहिए, मत बढ़ाओ, आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कम हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी बढ़ेगा नहीं, कभी बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से तो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। 5-5% करके भी बढ़ाते। आज भाई 30% कम किया था, 5 साल में 3 साल हो गए हैं, 15% बढ़ चुका होता अब तक, लेकिन बढ़ाया नहीं। लेकिन जब भी बढ़ाएंगे कुछ बच्चे रोने लगेंगे, ये गलत बात है। ठीक है, तो ऐसा ही है, हमारा लेवल और गिरता जाएगा एजुकेशन का। इसीलिए हमको इन्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। यही कहते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। अगर कोई चीज़ अभी मैंने सैम्पल पेपर देखा, तो सैम्पल पेपर के मैंने वीडियोस डाले, तो बच्चों का रिएक्शन था कि सर हमारे टाइम पे क्यों टफ होना था, हमारे टाइम पे केस स्टडीज आनी थी, ये वगैरह वगैरह। भाई आपको लगेगा ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपके टाइम पे यूनिक हो रहा है, वो पहले नहीं हुआ होगा। फिर चेंज का मतलब ही क्या है? आप भी तो भाई 3G के बाद 4G पे आए ना, 3G के बाद 4G पर आए, 4G के बाद 5G पर गए, क्या 5G के बाद 6G पर नहीं जाओगे? जाते हैं, इसी को विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, तो करो, डरो मत, है ना। आर टेकिंग द प्लेस टू फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तो बहुत तेजी से जो है अनसर्टेनिटी, इन्वायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। हम डेली कुछ नई चीजें देखते हैं। मार्केट में एक जमाना था जब चैट जीपीटी आया था, आज कितने सारे एआईज हैं, ओपन एआई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना था ना कि बस एक आ गया तब कोई दूसरा नहीं लाए, भाई आएंगे। ठीक है, आएगा। मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता रहेगा, आपको अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। आज अगर मैं ही इस स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, जमाना था व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था, इससे पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता था। ठीक है, तो सब पे पढ़ाया ना, चौक से भी पढ़ाया, मार्कर से भी पढ़ाया, आज टैबलेट पे भी पढ़ाया। अब इस पे टेक्नोलॉजी के साथ हमको, अब ऐसा भी तो हो सकता है हमने पहले उसमें पैसा लगाया, अब इसमें पैसा लगाया, लगता है चीज़ें समय के साथ बदलती हैं। वैसे आपको भी बदलना पड़ेगा, मेहनत करने से पीछे मत हटो, बस आपको सब मिल जाएगा, मंजिल जरूर मिलेगी। सो इन्वायरमेंट इज complexity. Environment is easier to understand in part but difficult to understand as a whole. As a part उसे समझना आसान है, but as a whole it's very difficult. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे easier to understand the fall in the demand but difficult to explain the reasons for fall. ठीक है, आप इजीली समझ सकते हो कि डिमांड कम हो गई है, लेकिन रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज की वजह से डिमांड कम हुई। चेंज इन कस्टमर टेस्ट, कुछ लोगों का टेस्ट बदल गया। इंक्रीज इन द कंपटीटर्स या इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों की वजह से डिमांड डाउन हो सकती है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि डिमांड के कम होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। डिमांड डाउन क्यों होती है? इसका सबसे पहला रीजन तो भाई कस्टमर का टेस्ट बदल गया। ठीक है, इंक्रीज इन द कंपटीशन, मार्केट में कोई दूसरा प्लेयर आ गया। ठीक है, अब जियो का प्रॉफिट कम हो ही जाएगा डेफिनेटली, अगर स्टारलिंक की एंट्री होगी तो नया कॉम्पिटिटर आएगा। भाई बंदा एक ही सिम चलाएगा तो किसी एक की चलाएगा ना। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, आपने कीमत बढ़ा दी, डेफिनेटली जियो ने अभी अभी कीमत बढ़ाई है। अब स्टारलिंक के आने से देखते हैं क्या होता है। Interrelatedness, different forces of the business environments are closely interrelated. जैसे हेल्थ अवेयरनेस हैज इंक्रीज टू द डिमांड फॉर, क्या होगा, लोग हेल्थ अवेयरनेस फैलेगी तो जिम जाना पसंद करेंगे या फिर कोका कोला, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे। तो डेफिनेटली अगर हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती है तो लोग जिम जाएंगे, और ऑटोमेटिकली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का डिमांड है, जो हाई कैलोरी ड्रिंक्स हैं, उनकी डिमांड कम हो जाएगी और लोग बोलेंगे कि डिमांड, तो डिमांड कम होने का एक रीजन ये भी इंटर रिलेटेड। अगर हेल्थ कॉन्शियस हो गए तो ये कम, और हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो तो ये ज्यादा, ये कम। ठीक है, तो इंडिया में अभी देखा ना, अब इधर 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 इसकी डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि भैया इसमें कुछ भी नहीं, शुगर छोड़ा बस खत्म, शुगर इनटेक दिलाता है बॉडी में, ऐसा हो जा। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेडनेस है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक फोर्स, अगर कुछ सिलेबस बढ़ेगा तो स्टूडेंट के लिए वो थोड़ा सा पेनफुल होगा, और एक जनरल फोर्स होता है सबके लिए, भाई जीएसटी का रेट बढ़ गया, सबके लिए पेनफुल हो सकता है। स्पेसिफिक हो गया सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली। जनरल फोर्स क्या होता है? सच एज सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, भाई मोदी जी की सरकार आई, सब इफेक्ट होंगे, जो उनको चाहते हैं वो भी, जो नहीं चाहते वो भी। ठीक है, लीगल, कोई नया कानून आ गया। टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस, इम्पैक्ट इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कुछ डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, कुछ जनरल फोर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फोर्स होते हैं। जनरल फोर्स सबके लिए, स्पेसिफिक फोर्स कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए। जैसे अभी अभी हमने सुना कि लास्ट मंथ फ्रॉम जनवरी 2026 सिगरेट पर जीएसटी, जो क्या बोलते हैं, वैट, ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, तो इसकी वजह से टबैको प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। तो वो क्या, कौन सा फोर्स होगा? स्पेसिफिक फोर्स होगा। ठीक है, तो
इसकी वजह से किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स या किसी सप्लायर या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए वो रूल था, तो वैसा हो सकता है। जनरल सबके लिए हो जाता। इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, और आपको याद रखना है मैक्सिमम हर एक चीज़ के 4 पॉइंट्स ही याद करने हैं, क्योंकि आपका मैक्सिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला है रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। भैया देखो, अगर मार्केट में कुछ, जैसे एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम चलती है, अच्छा मार्क्स लेकर आओगे 75-85% प्लस, तो आपको लैपटॉप का पैसा मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आपको स्कूटी मिल जाएगी टॉपर बनने पर। तो मेहनत करो भाई, रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, तभी तो आप उसके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आप आगे बढ़ के मेहनत करोगे। असिस्टिंग इन द इमेज बिल्डिंग, सही समय पर सही काम करोगे तो आपकी इमेज भी अच्छी बिल्ड होगी। कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ मार्केट में नया चेंजेस आया, जैसे भी टाइम टेबल चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन आप चेंज करोगे अपनी। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे, जीएसटी बढ़ने वाला है तो भैया इस चीज़ में रुकना है, नहीं रुकना है, बाहर जाना है, ठीक है। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा, सपोर्ट्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में काम आएंगे। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू compete विद द कॉम्पिटिटर्स। आपको पता चल जाएगा, जैसे मारुति सुजुकी बिकम द लीडर कार मार्केट बिकॉज ऑफ was the first to recognize the need for the small cars in India। आज सबसे छोटी कार, सबसे ज्यादा कार बनाने के किसके नाम पे रिकॉर्ड है, ठीक है। अब बहुत सारी कार मार्केट में देखते होगे, अल्टो देखते हो, ठीक है, वैगन आर देखते हो, वैलेनो देखते हो, ये सब कारें किसकी है, मारुति की है। छोटी कार बनाने का जो मिडिल क्लास को खुश करने का काम इन्हीं ने उठाया। फिर बाद मार्केट में बहुत दूसरे लोग भी आए, लेकिन आज सबसे ज्यादा कार बेचने का रिकॉर्ड इसी कंपनी के नाम पे है, क्योंकि इसने सबसे पहले मार्केट में रिकॉग्नाइज कर लिया था कि स्मॉल फैमिलीज को या मिडिल क्लास को कौन सी कार बेच पाएंगे हम, तो उन्होंने बनाया। 800 से शुरुआत की। असिस्ट इन द इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग में भी काम आता है, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक और नूडल्स बहुत ज्यादा बदनाम हो गए थे ना, तो कंपनी कैन बिल्ड द पॉजिटिव इमेज बाय अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स प्रॉब्लम्स एंड रिजॉल्विंग देम। आपने सुना होगा नूडल्स को लेकर नेस्ले ने कितना ज्यादा बवाल हुआ था, तो उन्होंने क्या निकाल दिया, वेजिटेबल आटा नूडल निकाल दिया। इमेज बिल्डिंग का एक नया तरीका, आटा नूडल। कोक बहुत ज्यादा बदनाम हो गया तो डाइट कोक निकाल दिया, प्राइस महंगा कर दिया, कि पहले आता 30 रुपए का, अब कर दिया 80 रुपए का, ठीक है। और ये अमेरिका में बिकता था, हम इसको सोच सोच के वो 10-20 रुपए वाला पीते रहते थे, ठीक है। तो क्या था, वो हमको पूरे इंडिया की हेल्थ खराब कर दी उसने, तो अब इमेज तो बिल्ड करना पड़ेगा, तो उन्होंने महंगा वाला निकाल दिया, अब इसको पियो आप, ठीक है। मैं तो कहता हूँ पीते ही क्यों हो, एनर्जी मिलती है क्या ज़्यादा, ठीक है। कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, भाई आपको चेंज के हिसाब से आपको एक्ट करना है। ऑल साइज एंड ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज facing the increasingly dynamic environment. To manage with the changes, managers examine the environment and develop suitable plan. दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ गया तो बीएमसी ने क्या किया, डीएमसी, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, इंक्रीजिंग द ट्रैफिक इन दिल्ली लीड्स टू द डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम एमपी की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ये दो वो शहर हैं जहां पर मेट्रो का काम शुरू हो चुका है, मेट्रो चालू भी हो चुकी है। तो क्यों, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उससे निपटने के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। पहले रोड बनाए, और हमारे यहाँ इंडिया में तो क्या होता है, आज ही रोड बनाए, पता चल रहा है कल किसी की ख्याल आया, अरे यार यहाँ तो पाइपलाइन गड़ाना भूल गए, चलो हटाओ इसको, पाइपलाइन गड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर चलता है ना, तो यही है कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, चेंजेस के हिसाब से। फिर है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड थ्रेड्स। इंडियन फर्म्स कैन compete फॉरेन फर्म्स by improving the quality of the product and reducing the cost of the product। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जियो का एग्जांपल दिया कि जियो को अब अपनी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और क्योंकि स्टारलिंक से टक्कर होने वाली। ऐसे ही अगर यहाँ पे टाटा का एग्जांपल है, इन इंगेजिंग एंड एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा टाटा मोटर्स इज कंपीटिंग विद द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन कॉम्पिटिटर्स इन द इंडियन मार्केट। कैसे, इंडिया छोटी कंपनीज, छोटी सेगमेंट की गाड़ियां भी बनाता है इंडिया में टाटा, और बड़ी कंपनी लैंड रोवर को भी ऑन करता है, ठीक है, जैगुआर जैसी कार बनाता है। तो इससे क्या हो गया, फॉरेन कॉम्पिटिशन, टॉप 10 कार में से भी एक कार बनाता है, और इंडिया की जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कार बनाता है। तो ये है टाटा मोटर्स का मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को फेस करने का तरीका, कि डोमेस्टिक को छोटी कार और इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार भी बनाते हैं। सपोर्ट्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, भाई आपको अगर इन्वायरमेंट की अच्छी परख है, इन्वायरमेंट को जानते हो, तो इन्वायरमेंट्स ब्रिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अपॉर्चुनिटी मतलब होते हैं अवसर, और थ्रेट मतलब होता है डर, ठीक है। और डर के लिए तो हमने एक अपना लाइव क्लास शुरू किया है, निडर, ठीक है, 26 जनवरी से निडर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि निडर सीरीज हमारी लॉन्च हो गई है। इस साल 2026 में बोर्ड का डर खत्म करेंगे हम निडर के साथ, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दोनों चीजें आती हैं इन्वायरमेंट में।
फॉर द बिजनेस इंटरप्राइज, इट्स अंडरस्टैंडिंग कैन कन्वर्ट थ्रेट इनटू द अपॉर्चुनिटी। कैसे डर को अवसर में बदला जाए, कैसे डर को अवसर में बदला जाए। ठीक है, जियो को डर है ना कि स्टारलिंक आ गया तो मेरा क्या आ गया, मेरा क्या होगा, तो भाई उस डर को कैसे निपटाओ। लेकर क्या आ रहा है स्टारलिंक, या एलोन मस्क लेकर क्या आ रहा है वो चीज़ में भी मेरे लिए भी अवसर है। ठीक है, तो मैं भी लेकर आ जाऊंगा वो चीज़, अगर ऐसी बात है तो। हमारे लिए जितना पैसा कमाना था 4G 5G से, अब 6G आएगा। थ्रेड जैसे है, डिमांड फॉर द स्कूटर इज फॉलिंग, देन अपॉर्चुनिटी क्या थी कि भाई अगर डिमांड अगर स्कूटर की कम हो रही है तो सीधी सी बात है बाइक की बढ़ रही होगी। आजकल तुमने देखा होगा पेट्रोल गाड़ियों की डिमांड कम हो रही है, तो सीधी सी बात है ईवीज की डिमांड बढ़ रही है। तो सब कंपनियां क्या कर रही हैं, एक के बाद एक ईवीज लॉन्च कर रहे हैं ना। बजाज ऑटो, चलो ये तो एग्जाम्पल पहले ही दे चुके हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब भी कुछ मार्केट में नया आता है, तो सारी कंपनियां धीरे धीरे करके क्या करती हैं, शिफ्ट होती है ना। बहुत तेजी से ईवी पर शिफ्ट नहीं हुए सब लोग एकदम से, आपने देखा होगा धीरे धीरे शिफ्ट हुए, क्योंकि एकदम से फ्यूल थोड़ी ना खत्म हो गया, लेकिन फ्यूल खत्म होगा, फ्यूल महंगा होगा और रिन्यूअल नहीं है। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी आ रही है कि अब फ्यूल गाड़ियों को, फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को हम प्रोडक्शन कम और ईवीज पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि आने वाला टाइम में मार्केट ईवी वाला हो जाएगा। अब आने वाले टाइम में उनका रिपेयर, उनका चार्जिंग स्टेशन, इनका मार्केट बढ़ेगा। इसकी अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको। अडानी ने अपने ईवीज चार्ज करने के पॉइंट्स बना दिए पूरे इंडिया में, ईवी के चार्जिंग स्टेशन बनाए। अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा चार्ज करने में खर्च हो रहा है। अगर आप उसकी कॉस्ट निकालोगे तो अप्रोक्स 2-2.5 रुपये से लेकर 3.5 रुपये तक की कॉस्ट जा रही है अडानी से चार्ज करने की। अडानी के चार्जिंग स्टेशन से ईवीज को चार्ज करने की कॉस्ट जा रही है पर किलोमीटर कार को, स्कूटी का अलग होता है। ठीक है, तो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की बात करें तो एनवायरमेंट प्रोवाइड्स द वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस लाइक फाइनेंस, मैन पावर। फर्म्स मस्ट गेट दीज रिसोर्सेज टू ग्रो। ठीक है, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अब है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, इन 5 डायमेंशंस को हम स्टडी करेंगे। लीगल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्निकल। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल, इन पांचों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। लीगल एनवायरमेंट की बात करें तो कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट होती है दो टाइप की, सेंट्रल और स्टेट। भैया देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से लॉ हैं और स्टेट गवर्नमेंट के कौन से लॉ हैं। अगर हम एमपी में हैं तो यहाँ पर एमपी, और यहाँ पर भैया यहाँ पर कौन है, मोदी। ठीक है, और यहाँ पर कौन है, यादव जी, मोहन यादव। ठीक है, तो देखो इनके क्या क्या कानून है, इनके जो पार्लियामेंट में स्टेट गवर्नमेंट जो नए कानून बना रही है उनसे, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से, हम दोनों से अफेक्ट होते हैं। इनकम टैक्स का जो अभी इस साल से नया जो लॉ आ रहा है इनकम टैक्स का, तो इनकम टैक्स इन्होंने बनाया और इन्होंने क्या बना दिया, स्टेट का जो भी वैट है, पेट्रोल डीजल के रेट वगैरह वगैरह। नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इज नेसेसरी फॉर द बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, जैसे देखा होगा कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पुटिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन द लेवल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट प्रोडक्शन एक्ट 1986। ठीक है, अब जो 2019 हो गया, इसके अकॉर्डिंग सिगरेट पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, ये लॉ में है कि भाई आप टोबैको प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके पैकेट पे अलग अलग तरीके से वार्निंग दो, अलग अलग तरीके से लोगों को बताओ कि ये टोबैको जो है वो इंजूरियस टू हेल्थ है, टोबैको कॉजेज कैंसर। ठीक है, मेरा नाम मुकेश है, पहले मैं बहुत तंबाकू खाया करता था, अब मुझे कैंसर हुआ है, शायद मैं नहीं बचूंगा। ऐसे वाले मूवीज में आपने देखा होगा। क्यों जरूरी है, ये सब लीगल है। अगर सेंसर बोर्ड बोलता है कि मूवीज में अगर कहीं पे भी तंबाकू का प्रयोग दिखाया गया है तो आपको ऐड दिखाना जरूरी है। कुछ मूवीज आपने ऐसी देखी होंगी जिनमें ये ऐड नहीं आता। क्यों नहीं आता, उनमें तंबाकू नहीं यूज किया गया कहीं पे भी टोबैको प्रोडक्ट का। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये देखी जाती है भाई जिस स्टेट में हम बिजनेस करने जा रहे हैं, देखो वहाँ पे सरकार कैसी है, सरकार बिजनेस को लेकर क्या अप्रोच रखती है। ठीक है, टाटा ने अपना एक बार, जब टाटा नैनो का आइडिया आया था टाटा के दिमाग में, तो उन्होंने देखा कि यार बंगाल में जो है ना रोजगार कम है, तो अपन कंपनी को ना बंगाल में इस्टेब्लिश करते हैं। तो ममता बनर्जी से बात की और बंगाल में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। लेकिन कुछ समय बाद ममता बनर्जी ने किसानों को भड़का दिया और बोला कि ये टाटा ने पैसा नहीं दिया तुमको, मुआवजा पूरा नहीं दिया, कंपनसेशन जितना मिलना चाहिए था, और टाटा को अधूरा प्लांट वहां से समेटना पड़ा और ले जाके गुजरात में लगा दिया। अगर पॉलिटिक्स ही ऐसी गंदी पॉलिटिक्स खेलोगे तो आपके यहाँ विकास कहाँ खा गाएगा, बस आपके यहाँ बस विदेशी घुसेंगे आपके यहाँ पर और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए फिर उस टाइम पे मोदी जी जो है वो सीएम थे गुजरात के, टाटा को फेवरेट लोकेशन लगी, वो गुजरात में सूरत में ले जाके अपना प्लांट लगा दिया। तो कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिक्स एंड द गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट द कॉन्फिडेंस अमंग द बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसीलिए सरकारें देखा है अभी एमपी में भी इन्वेस्ट इन एमपी, ये सब प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इससे क्या होता है, आइए हमारे स्टेट में लगाइए अपनी फैक्ट्री, हम आपको जमीन देंगे, पैसा देंगे,
सपोर्ट करेंगे। तो ये सब स्टडी करना जरूरी होता है कि कौन सी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और कौन सी गवर्नमेंट जो है वो दोगली है। हमको पता चल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के बाद भागना पड़े वहाँ से। तो फॉरेनर्स आते हैं इंडिया के कौन से कोने में, हमें एमपी में। तो गुजरात हैज़ द एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट। सरकार वहाँ पर बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आइए हमारे यहाँ बिजनेस करिए, हम आपको जगह भी देंगे, पैसा भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे। सोशल इन्वायरमेंट देखना पड़ेगा, समाज कैसा है। ये हमारा डायमेंशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सोशल इन्वायरमेंट कि हमारे बिजनेस को सोशली समाज कैसा है। इंक्लूड सोसाइटी इन विच द बिजनेस वर्क, जिन लोगों के बीच में रह के हम काम कर रहे हैं वहाँ पे देखना पड़ेगा कि आसपास के लोग कैसे हैं, जिम जाने वाले हैं या दारू पीने वाले हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले हैं, ठीक है। तो इंक्लूड सोसाइटी इन विच द बिजनेस वर्क्स, लिटरेसी रेट कैसा है, कस्टमर वैल्यूज़ कैसी है, बिलीव्स कैसे हैं, लाइफ स्टाइल कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। तो हेल्थ अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर जिम एंड लो कैलोरीज फूड प्रोडक्ट, ठीक है। हेल्थ अवेयरनेस, जहाँ पर हेल्थ अब इंडिया में तुमने देखा होगा हर कोई कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बना के बेच रही है, कोई ढंग का क्राइटेरिया नहीं है। 10-10 रुपये में सॉफ्ट ड्रिंक बिक रहा है आपको, क्या है उसमें, पानी है, सोडा है और थोड़ा सा चीनी है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा चीनी है ना, और बेच रहे हो। वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है ही नहीं। इसीलिए इंडिया में अब हमारा जो इंडिया जो है ना, हेल्दी इंडिया जो है नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंपनियां इंडिया में आके हर कुछ, अरे अभी सुनने में आया था एक वो कंपनी जिसको दूसरे देश से भगाया गया है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, उसको इंडिया में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ये कौन सी बात है भाई, क्या चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये सब है इंडिया में, मतलब रोजगार के नाम पे, फैक्ट्री के नाम पे, ऐसा भी नहीं कि भाई हर कुछ घुसा दो, ठीक है। मैं यहाँ पर पॉलिटिशियंस को बोलूँगा कि थोड़ा सा ध्यान दो भाई, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही, नहीं तो भोपाल जैसा गैस कांड, ठीक है, गैस ट्रेजिडी दोबारा ना हो जाए, बी केयरफुल। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है ना कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई, भाई शहर के बीचों बीच एक ऐसी कंपनी चल रही थी, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उस टाइम पे अर्जुन सिंह जो भी थे हमारे सीएम हुआ करते थे एमपी के, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और ये सब हुआ। और आज तक पूरे भोपाल को इसी चीज़ के लिए याद किया जाता है, ठीक है, गैस ट्रेजिडी, गैस कांड, है ना। तो ये भी होता है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या देखा जाता है कि जहां पर आप बिजनेस रन करने वाले हो वहां की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है। कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन अ कंट्री, इंक्लूड्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स कैसे हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या है, टैक्स वगैरह है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह कैसा है, ये सब देखा जाता है। इंटरेस्ट रेट इज अफेक्टेड डिमांड फॉर द कार्स एंड होम लोन्स, ठीक है, बिल्कुल अफेक्ट करते हैं। अगर कार लोन सस्ता होगा तो लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे, होम लोन सस्ता होगा तो होम ज़्यादा खरीदेंगे या घर ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये सब देखा जाता है कि वहाँ की इकोनॉमी में कैसा मामला है, ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ बेचे कि नहीं बेचे। इंडिया में अगर कार लोन सस्ता होगा तो बाहर बाहर की दूसरी कंपनियां भी कार इंडिया में बेचने आ जाएंगी, क्योंकि हर कोई कार खरीद सकता है। तो इनसे अफेक्ट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, इंक्लूड्स रिलेटिंग टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, ठीक है। उस देश में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा ऑप्ट की जाती है, अडॉप्ट की जाती है। हमारे यहाँ देश में देखोगे तो इंडिया में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज आती हैं, ओला आया बाहर से सीख के आया भाई, ऊबर का आइडिया कॉपी किया, फ्लिपकार्ट आया अमेजोन का आइडिया कॉपी किया, ठीक है। अभी और भी दूसरी कंपनियां हैं जो आइडिया कॉपी करती रहती हैं कि वहाँ ऐसा चलता है, तो यहाँ पे सुपर मॉल्स का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया। तो ये सब चीज़ें जो है बाहर से आती हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग इस चीज़ को ऑप्ट जल्दी कर लेते हैं, लेकिन है नहीं, तो बस आ जाते हैं वहाँ से सीख के। अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि वो जो एलन मस्क ने जिसको ट्विटर से निकाला था, कोई अग्रवाल करके, उसने खुद की कंपनी, खुद का एआई बना दिया और 6,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी, ठीक है, 1-2 साल के अंदर ही। तो ये सब होता है भाई, टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी ऑप्ट करोगे ये देखना है। प्रोवाइड न्यू वेज एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस ऑफ डूइंग द बिजनेस फ्रॉम फिक्स लाइन, ठीक है, लेटर टू मोबाइल फोन और ईमेल्स। इंडिया में कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेते हैं, इसलिए बाहर की सारी कंपनियां टेक्नोलॉजी ला ला के इंडिया में डंप कर रही हैं, ठीक है। आओ भाई यूज़ करो, ये भी यूज़ करो, वो भी यूज़ करो। 4G के बाद 5G, 5G के बाद 6G, उसमें भी ढेर सारे बैंड्स। नया 5G फ़ोन लो और पुराना 5G फ़ोन लो, दोनों में सिग्नल्स का अलग अलग मामला देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये टोटल हमारे यहाँ पर हमने 5 सेगमेंट्स, 5 बिजनेस डायमेंशंस के बारे में पढ़ा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके ऊपर बनता है, केस स्टडीज भी बनती है, तो बी केयरफुल। इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एग्रीकल्चर एंड रूरल कैरेक्टर की बात करूँ तो इंडिया में एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी और गाँव ज़्यादा थे। अबाउट 70% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। अबाउट 85% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन द विलेजेस, ठीक है, एंड प्रोडक्शन वॉज कैरिड आउट यूजिंग irrational
एंड लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, एंड दीज वर नो गुड्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है, कोई भी पब्लिक गुड पब्लिक हेल्थ सिस्टम नहीं था, हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने पूरा शोषण कर लिया था, मतलब कह सकते हैं सब कुछ ले गए थे। तो गोल क्या था? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत तेजी से ग्रोथ। ठीक है, किसानों को भी प्रमोट किया, भाई खेती करो, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, पता नहीं कौन कौन सी क्रांति लेकर आए। रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, बिकम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनना। रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड अडॉप्ट द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब हमने अपनाया। उसी बीच में हमारा इंडिया का और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। ठीक है, भगवान जाने कैसा बंटवारा हुआ, दो लोगों को प्रधानमंत्री बनना था, दो लोगों की लड़ाई की वजह से दो देश बन गए, आज वो आपस में लड़े जा रहे हैं, उस पर भी हमारा खूब खर्चा हो रहा है। ठीक है, दो लोगों की जिद, मुझे भी पीएम बनना है, मुझे भी पीएम बनना है। दो लोग जब एक चीज़ कॉमन चीज़ के लिए लड़ेंगे तो डेफिनेटली यही होता है। दो भाई जब आपस में लड़ते हैं तो दो अलग अलग चूल्हे हो जाते हैं, वैसे वही सब चलता है। ठीक है, सो बट इन 1991 भाई दो देश बना लिए, सब कुछ कर लिया, इतना सब करने के बाद भी आपने 1947 से लेकर अपने देश को 1991 में ऐसे हालात पर लाकर खड़ा कर दिया था, वो जो भी उस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट रही होगी, ऐसे हालात पे खड़ा कर दिया था कि हमारे पास हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म, टोटली खत्म। 14 डेज का बचा था। कहते हैं लोग कि 14 दिन का क्रूड ऑयल खरीदने का, कच्चा तेल खरीदने का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, यानी पैसा खत्म था। 1991 में हालात बहुत खराब थे। फिर हम लोगों के टाइम पर, उस टाइम पे जो भी सरकार रही वो गिड़गिड़ाते हुए पहुंची, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक के पास, माई बाप डॉलर दे दो। ठीक है, डॉलर दे दो हमको। अब भाई जब तुम किसी देश से डॉलर मांगोगे, किसी बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, तो वो अपनी कंडीशंस रखेगा। उन्होंने कहा देखो हम डॉलर तो तुमको दे देंगे, लेकिन हम तुमको दे देंगे, आज जैसे पाकिस्तान के हालात है, डॉलर मांगता है, ठीक है, भीख मांगता है UAE वगैरह से, अमेरिका से, और वो फिर वैसे के वैसे हालात हो जाते हैं, आतंकवाद पे पैसा खर्च कर देता है। तो ऐसा ही हुआ था कुछ हमारे टाइम पे। बोले हम तुमको पैसा दे देंगे, तुम्हारे यहाँ सरकार ढंग की चलती नहीं है, तुमने पॉलिसीज ऐसी बना रखी है, तुम्हारा देश पूरा कंगाल हो रखा है, तो भाई हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बोलेंगे माई बाप तुम जो बोलोगे वो मान लेंगे, बस डॉलर दे दो। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कंडीशंस हमारे ऊपर इम्पोज की, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हमारे ऊपर लगाए, और उनको हमने माना, तब जाकर उन्होंने हमको पैसा दिया। उसी को बोलते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीज़ें थी उसी टाइम की, कि हम बताते हैं कि कैसे देश को चलाया जाता है, उस तरीके से चलाओ तो हम तुमको पैसा देंगे। तो 1991 में क्या हुआ था, हैवी इंटरनल डेट था हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा लोन बढ़ चुका था, लो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन रेट एट 13 to 14% था, जो आजकल लोग चिल्लाते रहते हैं ना 7.5% हो गया, ये हो गया। उस टाइम पे 13 से 14% था। सरकार किसकी थी भगवान जाने, है ना, मेरे को पता है, लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल मामलों में इतना नहीं घुसना चाहिए। दूसरा था श्रिंकेज ऑफ फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट्स। हमारे यहाँ से जो पैसा जाता था ना, इंपोर्ट बहुत करते थे, और हमने देखा जाए तो बीच में रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने से आप बच जाओगे, आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेगा, इस पे काम करिए। इंपोर्ट कम कैसे होगा, इस पर तो काम करना ही करना है, लेकिन एक्सपोर्ट कैसे हम कर सकते हैं, इस पर काम करिए। दूसरा है श्रिंकेज ऑफ फॉरेन ट्रेड इंपोर्ट्स एंड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी बाय 26.7% विद US डॉलर, भाई इतना घट गया था। ठीक है, फॉल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, हमारा मतलब कहा ना 14 डेज का ही पैसा बचा था हमारे पास, खत्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेज 47 टन, ध्यान से सुनना, काला कानून, काला दिन, 47 टन ऑफ गोल्ड टू द बैंक ऑफ द इंग्लैंड टू रेज द लोन ऑफ $600 मिलियन का लोन लेने के लिए। हमने ये हालात थे हमारे 1991 में, हमने गोल्ड गिरवी रखा था। अब हमने ये सब करके वहां से पैसा तो ले लिया, लेकिन उन्होंने ये भी तब दिया हमको जब बोला कि देखो दोबारा तुम्हारे वही हालात हो जाएंगे। ये बंदा था जो बचा के निकाल रहा है हमारे इकोनॉमी को। ठीक है, रियली मैं कहूँगा कि ये बंदा, भले एज अ PM इन्होंने कुछ किया ना हो, लेकिन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इंडियन इकोनॉमी में। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम पर, जो आजकल सीतारमन है। उन्होंने क्या किया, ये वर्ल्ड बैंक के पास जो भी गए और इन्होंने डील की, और यहीं से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का जन्म हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जुलाई 1991। 1985 में चाइना और इंडिया एक जैसे ही थे। 1991 में हमारी हालत बहुत ख़राब थी, चाइना रिवाइव कर चुका था, और आज चाइना हमसे 3-4 गुना बड़ी इकोनॉमी, 5 गुना बड़ी इकोनॉमी बन गया है। मतलब इनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन तब तक देखो ना, मतलब 15 साल वो और 25 ही है, आज से 40 साल पहले
चाइना हमारे बराबर, और आज 40 साल में हमसे 5 गुना बढ़ा, यानी अगले 40 साल में हम भी उनसे 5 गुने बड़े हो सकते हैं अगर सही तरीके से काम करोगे तो। ठीक है, सही तरीके से मेहनत करोगे। हर एक बंदा इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, बैठ के बस ये सब आजकल जो बच्चे करते हैं ना, बैठ के टाइम पास मत करो, मेहनत करो। ठीक है, हमारी इकोनॉमी 40 साल में, अगले 40 साल में आप ही इस इकोनॉमी को चाइना से आगे ले जा सकते हो। ठीक है सर, आप लोग क्या करोगे? हम तो कर ही रहे हैं भाई। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड्स लिबरलाइजेशन, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कंडीशंस इंपोज की गई इंडिया पे। क्या होता है लिबरलाइजेशन? लिबरलाइजेशन लिबरेट द इंडस्ट्रियल फ्रॉम द चेन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम। इंडिया में हर काम को करने के लिए लाइसेंस लेना था, तो उन्होंने कहा भाई पहले लिबरलाइज करो। लिबरल का मतलब है थोड़ा ढील देना, उदारीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण करिए, थोड़ा ढील दीजिए, हर चीज़ को लाइसेंस देकर आप काम करते हो। तो पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज लाइसेंस लेकर ही काम शुरू होता था, फिर उस टाइम पे 7 इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा गया, और अब तो लगभग सिर्फ 2-3 ही बची हैं, सबको फ्री कर दिया लाइसेंस से। प्राइवेटाइजेशन, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हर चीज़ को आपने, जैसे उस टाइम पे भेल, सेल, गेल, ठीक है, और बेल, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, ओएनजीसी, सबको प्राइवेट गवर्नमेंट कर रखा था आपने। हर सारा काम यही करेंगे। इंडिया में जो घर घर में आपकी बिजली आती है, ट्रांसफार्मर बनाने का एक अधिकार बीएचएल के पास था। अरे भाई क्या जरूरी है बीएचएल की ट्रांसफार्मर बनाने? कोई भी बना। आज प्राइवेटेशन हो गया तो आज ट्रांसफार्मर्स घर घर, किसानों के घर घर पर, हर खेतों में लग गए। बीएचएल के दम पे थोड़ी ना लगे हैं, प्राइवेटेशन की वजह से लगे हैं। तो प्राइवेटेशन लेकिन करना पड़ा मजबूरी में ही से। ग्लोबलाइजेशन, इनकरेजिंग द फॉरेन प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमको अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि ये फिर से गुलाम न बना दें, इसलिए हमने ग्लोबलाइजेशन टोटली रोक रखा था। तो आईएमएफ ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भैया देखो, अगर आगे बढ़ना है तो हमको भी जगह देनी पड़ेगी इंडिया में, हम भी प्रोडक्शन करेंगे, हम भी सामान बेचेंगे, तो हम आपको डॉलर देते हैं, नहीं तो ऐसे तो तुम इंपोर्ट कर करके मर जाओगे। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते खोले गए, आसान किए गए। लिबरलाइजेशन, ठीक है, डिटेल में, freedom of fixing the prices of the goods and service, abolishing the licensing required in most of the industries, reduction in tax rates, and lifting the unnecessary controls over the economy, making the easier to attract the foreign capital and technology in India, and simplifying the procedures for imports and exports. Liberal किया गया इकोनॉमी को। प्राइवेटेशन में क्या था? गिविंग द ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स एंड रिड्यूस द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर्स टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पहले बगैर पूछे कुछ करता ही नहीं था, अब उनको इकोनॉमी, उनको ऑटोनॉमी दो कि यार अगर उनको लगता है कि नया ऑर्डर मिला है, नया ऑफर आया है, तो अकॉर्डिंगली काम करें, फिर इन्फॉर्म कर दें। पहले नहीं, पहले ऑर्डर लो, पहले परमिशन लो, फिर ही प्रोडक्ट बनाना है, ये गलत बात है। तो इनको थोड़ी फ्रीडम दी गई। ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर्स बाय डिसइन्वेस्टमेंट। जो पब्लिक सेक्टर अच्छा नहीं कर रहे थे उनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया। ठीक है, जैसे रिलायंस की एंट्री हुई इसी टाइम पे ऑयल इंडस्ट्री में। ग्लोबलाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, क्रिएशंस ऑफ नेटवर्क्स एंड एक्टिविटीज टू दी beyond of economic, social and geographical boundaries, increase the level of interactions and interdependence among the various nations of the global economy। भाई एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान करने पर काम किया गया, यानी ये था ग्लोबलाइजेशन। यानी कि जो दरवाजे बंद थे इंडिया में दूसरे देशों के लिए, और उनको खोला गया कि भाई आओ, आप हमारे यहाँ बिजनेस करने आओ, हम आपके यहाँ आते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान किया गया, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए रखे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पर उनको थोड़ा हटाया गया, कम किया गया, आसान किया गया। ग्लोबल बिजनेस को या ग्लोबल ट्रेड को आसान करना ही ग्लोबलाइजेशन था। अब यहाँ तक तो ये आपके एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी? 1991 में, आपको याद रखना है। दूसरा, अब इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट का बिजनेस एंड इंडस्ट्री पर, गवर्नमेंट पॉलिसीज का, इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या पड़ा, वो हम देखेंगे। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंजेस इन बिजनेस इंडस्ट्रीज, थ्रेड फ्रॉम एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी का डर बढ़ना। ठीक है, रिडक्शंस ऑफ द बजटरी सपोर्ट्स टू द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, कम किया गया। पब्लिक सेक्टर जो अच्छा नहीं कर रहे थे उनके ऊपर से हाथ खींच लिया गया। ठीक है, इंक्रीजिंग द कंपटीशन बढ़ गया, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर डिमांडिंग हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मार्केट में, पहले पब्लिक सेक्टर बैंक थे, अब प्राइवेट भी आ गए, तो डिमांड बढ़ गई। पहले कस्टमर बैंक में जाता था तो पानी के लिए नहीं पूछते थे, अब चाय के लिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि प्राइवेट बैंक पूछ रहे हैं। मार्केट कंडी ओरिएंटेशन है।
इसेंशियल्स फॉर चेंज जरूरी था, एंड रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वन बाय वन। जैसे थ्रेट फ्रॉम एमएनसी, ह्यूज एंट्री, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो आपने देखा कि ग्लोबल इंटरप्राइज, जैसे आज अभी जैसे देखा ना, स्टारलिंक, बाकी सारी कंपनियां इंडिया की हैं, स्टारलिंक बाहर से आएगा तो क्या होगा, अब उसकी वजह से जियो को भी डर लग रहा है ना। तो ह्यूज एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल एंड इन इंडियन मार्केट ब्रिंग्स न्यू चैलेंज टू द इंडियन इंडस्ट्री टू कम्पीट विद देम। जैसे ये देखा होगा आपने, ये गोदरेज इंडिया का प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्टिव, आपने तो सुना ही नहीं होगा, रियल नाम का हाँ प्रोडक्ट, आपने जूस वगैरह देखा होगा, ठीक है, इज कंपीटिंग विथ, ठीक है, ट्रोपिकाना, ठीक है, ट्रोपिकाना, ये अलग अलग फ्लेवर में जूस आ गए, ठीक है, फॉरेन गेंट लाइक पेप्सी, ये उनका प्रोडक्ट है। तो भाई अब आपके पास कॉम्पिटिटर अच्छा वाला मिल गया आपको, तो अब आपको भी प्रोडक्ट अच्छा देना पड़ेगा, कॉम्पीट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक में तो ज़्यादातर मार्केट में जितनी भी चीज़ें वो सब बाहर की हैं, जो लीडर में। रिडक्शंस ऑफ बजटरी सपोर्ट्स टू द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट ने जब प्राइवेटेशन को प्रमोट किया तो जो भी पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, पीएसयूज का बजट कम कर दिया सरकार ने। द सेंट्रल गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट्स फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ द पब्लिक सेक्टर हैज डिक्लाइन टू सर्वाइव एंड ग्रो, पीएसयू विल हैव टू मोर एफिशिएंट एंड जनरेट देयर ओन रिसोर्सेज। अब अगर हमें प्राइवेट सेक्टर से टक्कर लेनी है तो हमको भी मिलके अच्छे से काम करना पड़ेगा, मेहनत से काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारी धूल चढ़ा देंगे हमको। तो पीएसयू उस पर भी थोड़ा प्रेशर आया, ठीक है, जैसे बीएचएल है, ओएनजीसी है, भाई अब काम करो, नुकसान में अब मतलब लॉस हो रहा है और हमको माई बाप पैसा देते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, लॉस जरूर से ज़्यादा होगा, हम हाथ खींच लेंगे, तुमको इसको कर देंगे, बीएचएल जो है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको क्या बना देंगे मुकेश अंबानी का कंपनी बना देंगे। तो इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, जैसे एयरटेल के साथ साथ वोडाफोन इंडिया में एंट्री मारता है एयरटेल इंडिया का है, वोडाफोन की एंट्री होती है, वोडाफोन ही वो कंपनी है, वोडाफोन और डोकोमो, जो दो कंपनियां थी जिन्होंने पर पैसा पर सेकंड का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आया था। पहले मिनट के पैसे लगते थे, आपने 10 सेकंड बात की तब भी 2 रुपये लगेंगे, 1 सेकंड बात की तब भी 2 रुपये लगेंगे, फिर ये लेकर आए 1 सेकंड का 1 पैसा, फिर जियो तो फ्री कर दिया। तो ये सब इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन बढ़ा, एयरटेल के ऊपर प्रेशर, इन सब के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जियो ने, और अब इन सब एट प्रेजेंट जितनी भी कंपनी है सबके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहा है एलन मस्क। तो new industrial licensing and entry of foreign firms has increased the competition for Indian firms and it's in service industries like telecommunications, airlines, banking, etc. इन सब में कंपटीशन बढ़ा। नहीं नहीं, एयर इंडिया का कंपटीशन इंडिगो ने बढ़ा दिया, आजकल इंडिगो ने परेशान कर रखा था, अभी उस पर हमने पेनल्टी लगाई है, अप्रॉक्स 22.2 करोड़ की कुछ पेनल्टी लगाई है। लोग बोल रहे हैं यार इतनी पेनल्टी से क्या होता है, ये तो जरा सी ठीक है, थोड़ी सी पेनल्टी है, इतना बड़ा कांड किया उसने। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, भाई जब कस्टमर को नई नई चीज़ें मिलती हैं तो सीधी सी बात है डिमांडिंग। अब जैसे स्टारलिंक का सिम आएगा, स्टारलिंक जब कंपनी इंडिया में जब आएगी तो सीधी सी बात है सब लोगों को उसका सिम खरीदना होगा, तो कस्टमर डिमांडिंग हो जाता है, बोले यार अच्छी सर्विस मिल रही है, अब उसको खरीदते हैं। अभी मैं जैसे कहीं ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलता, तो वहाँ स्टारलिंक की याद आती है, स्टारलिंक जिस दिन आ जाएगा उस दिन वहाँ पे भी अच्छा नेटवर्क मिलेगा। तो विद द अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, कस्टमर हैव वाइडर चॉइस। जब मार्केट में कॉम्पिटिशन अच्छा होता है तो कस्टमर की चॉइस बढ़ जाती है इन परचेसिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ठीक है, अब टेलीफोन को कर दिया टाटा बाय, फिक्स लाइन लैंडलाइन रिप्लेस बाय आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है। बीएसएनएल तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिखता हूँ क्योंकि बेचारा ये पहले ये डब्बा बीएसएनएल का ही था, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, इन सबको खत्म कर बीएसएनएल फिर खुद सिम लेकर आया, फिर जियो भी आया, ठीक है, जियो ने सबकी बोलती बंद कर दी, अब सबकी बोलती बंद करने कुछ और आ रहा है। मार्केट ओरिएंटेशंस, मार्केट को देखो समझो और मार्केट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट लॉन्च करो। जैसे आपने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना होगा, जब इंडिया में आया तो देखा यार इंडिया के लोग तीखा खाते हैं, आलू बहुत खाते हैं, तो टिक्की के अंदर भर दिया आलू, चटनी, सॉस वगैरह और बढ़िया थोड़ा स्पाइसी बना दिया, ये हो गया इंडिया के अकॉर्डिंग आलू टिक्की। तो अर्लियर फर्म्स यूज टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर द सेल एंड फॉर सेल लेटर, पहले जाके देखो मार्केट में क्या चीज़ की डिमांड है, फिर ऑब्जर्व करो अच्छे से कि क्या बिकेगा यहाँ पर, जरूर नहीं जो हम बनाते वही बिकेगा, भाई उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। नाउ फर्म्स हैव टू स्टडी एंड एनालाइज द मार्केट फर्स्ट एंड प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड, जैसे मैकडोनल्ड्स टिक्की चार्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये उन्होंने इंडिया के अकॉर्डिंग बनाया और इंडिया में बिकता भी है, ठीक है। Essentials for change, ठीक है, essential for change. After 1991, the business firms have become confused and have to continuously modifying their operations. HUL categorize the Indian customers on the basis of income. आपने ये 3 वॉशिंग पाउडर्स के नाम सुने होंगे, ये थोड़ा पिक्सल्स फट गए,
व्हील है, रिन है, सर्फ एक्सेल है। आपने देखा होगा कि भैया लोगों की इनकम अलग अलग है, गरीब आदमी ये नहीं खरीद सकता, उसकी इनकम पे बहुत, उसकी जेब पे बहुत बर्डन आता है, वो इधर आ जाता है, व्हील खरीद लेता है। सलमान खान भैया पहिया घुमाते हैं, उनका प्रोडक्ट खरीद लेता है। कुछ और थोड़ा सा अगर बीच वाला चाहिए तो रेन, और अगर आप थोड़े से मिडिल क्लास और रिच क्लास में आते हो तो आप सर्फ एक्सेल खरीद लेना। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, इसेंशियल फॉर चेंज जरूरी है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वो अपने प्रोडक्ट को तो चेंज करेंगे, लेकिन अब अगर कंपनी दूसरी मिलेगी तो हम दूसरा खरीदेंगे, लेकिन अगर सेमी कंपनी का कोई महंगा वाला प्रोडक्ट मिलेगा तो हम वो खरीदना चाहेंगे ना। तो इसीलिए देखा कि भाई हमारे इंडिया में 3 क्लास है, ठीक है, पुअर है, मिडिल क्लास है और रिच क्लास है। तीनों क्लास के लिए उन्होंने बनाने की कोशिश की, तो ज़रूरी भी है। ठीक है, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स पेंसिल यूज़ करते होगे, नटराज भी यूज़ करते हो, अप्सरा भी यूज़ करते होगे। नटराज ही ऑन्ड करती है अप्सरा को, नटराज सबसे बड़ा कंपनी है पेंसिल बनाने वाला, लेकिन उन्हीं ने अप्सरा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट की एंट्री इंडिया में हो रही थी। नटराज को एक कह सकते हैं ना मिडिल क्लास या पुअर क्लास का पेंसिल समझ रहे थे। अब लग्जरी लोगों, कुछ लोगों को पसंद है, बड़े लोगों को थोड़ा महंगा प्रोडक्ट चाहिए, तो भाई उन्होंने अप्सरा लॉन्च कर दी सेम टाइम पे। अगर आपको थोड़ा प्रीमियम पेंसिल चाहिए तो अप्सरा ले लो, नहीं चाहिए तो नटराज तो काफ़ी है ही। तो वही चीज़ें हर ग्रुप को हमको पकड़ के चलना है, इसेंशियल फॉर चेंज, दैट्स वाई हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी बहुत तेज़ी से चेंज होता है। यहाँ पर मैंने कार का एग्जाम्पल लिया, टेक्नोलॉजी किसी की भी बात कर लो, तो कंपनीज आर मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू ग्रो फास्टर। कंपनीज लाइक Hyundai सेटअप, ये पुराना एग्जाम्पल लिखा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹184 इन न्यू 2 लाख स्क्वायर फुट ऑफ फैसिलिटी, R&D सेंटर्स। अरे एप्पल की बात करो, सैमसंग की बात करो, हर साल एक एक नया फ्लैगशिप फोन लेकर चले आते हैं। क्या करते हैं? साल भर R&D करते हैं, और क्या बेहतर किया जा सकता है, और साल के अंत में 1 साल बाद दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। इससे क्या होता है? R&D पे खर्च करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम नहीं करेंगे कोई और करेगा, हम पीछे रह जाएंगे। भाई नोकिया मार्केट से आउट क्यों हुआ? R&D पे खर्च करना कम कर दिया था, लोगों की चॉइस का ध्यान नहीं रखा, लोगों को चाहिए था सब कुछ ठीक ठाक, तुमने नहीं दिया, मार्केट में भूल गए लोग कि कौन था, हुज नोकिया, भूल गए ना नोकिया। इसीलिए भाई मार्केट में, मार्केट के साथ चलो, मेहनत करो, जो चीज़ मार्केट में अप टू डेट है, स्किल्ड, अपने आप को स्किल्ड बनाओ, अपने चीज़ें सीखो, कुछ नया सीखो, हर साल हर पल कुछ नया सीखो, सीखने की आदत डालो। ये रील स्क्रॉल करने की आदत थोड़ा कम करो, आपका जो मोबाइल का टाइमिंग है वो थोड़ा सा कम करो, और मेहनत करो। एग्ज़ाम बहुत नियर बाय है, पूरे साल जो किया सो किया, उसको भूल जाओ, अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ठीक है, ये समझ लो कि 2 हफ्ते हैं आपके पास ठीक ठाक, MP बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। 2 हफ्ते के बाद आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन जैसा भी हो, जैसा आपने किया है उस पर थोड़ा ध्यान दो। ये वन शॉट वीडियो इसीलिए है ताकि आप एक कंप्लीट रिवीजन हो गया चैप्टर का, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि मैंने बोला है कि आपको इस तरीके से आ सकते हैं, मैनेजर रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट जो लास्ट टॉपिक है, फीचर्स आ सकते हैं, डायमेंशंस आ सकते हैं, तो इन पे थोड़ा सा काम करना है। ओन लैंग्वेज में लिखने की आदत डालिए, मैं बहुत जल्द आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे लिखना है एग्जाम्स में, और ये सब लाइव में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।